जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और एक बड़ी अपडेट जो है निकल के आई है जिसमें अमित शाह का जिक्र किया गया है और अमित शाह ने लगातार उन आरोपों के जवाब देने की कोशिश की है जो आरोप इनके ऊपर पिछले 2-3 दिनों से लग रहे हैं। आपको पता है कि भारत में सीएए कानून लागू कर दिया गया है अपने एक नोटिफिकेशन के जरिए। अब इसके बाद भारत को छोड़ के यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों के प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये लोग 6 कम्युनिटी जो है भारत में आकर नागरिकता ले सकती है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले के रहने वाले हैं, जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इन लोगों को भारत सरकार क्या करेगी, प्रॉपर भारत की नागरिकता देने वाली है और इसके लिए सीएए कानून का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हमने शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर आपने डाला हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे वहाँ पे शॉर्ट में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे अरविंद केजरीवाल के कई वीडियो हमने डाले हैं जिसमें वो सीएए के खिलाफ, इसके खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं, इसके खिलाफ ये बता रहे हैं कि इससे क्या क्या देश को हानि होने वाली है। तो सारी बातें आप जाकर वहाँ पर सुन सकते हैं, जिसको करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों ने सुना है विभिन्न शॉर्ट के माध्यम से। तो लगभग 11-12 शॉर्ट हमने डाले हुए हैं उनके कटिंग, ठीक है, तो उसमें आप सुन सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अमित शाह का एक इंटरव्यू हुआ। इसमें ये पूछा गया कि भाई ये बताइए कि जो आप पे आरोप लग रहे हैं क्या है। तो इसी में अमित शाह ने अखंड भारत जैसी चीज़ों की भी बात कर दी। अखंड भारत क्या है उस पर भी हम बात करेंगे कि अमित शाह ने अखंड भारत को क्या कहा, यानी कि क्या भारत सरकार, जो अमित शाह की सरकार है, ये धीरे धीरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, ये सब जो हमारे पुराने अशोक के काल के जो हमारी राज्य व्यवस्था थी, इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अखंड भारत का जो परिकल्पना की जाती है अशोक के साम्राज्य से की जाती है। अशोक जो ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हुआ था, जिसमें आपका पूरा जो अपने अड़ोसी पड़ोसी देश है सारे के सारे इसमें आ जाते थे। क्या उस पर भी काम करने वाली है बीजेपी अगले कुछ वर्षों में? सब कुछ हम डिटेल में समझने की कोशिश करने वाले हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि इसे हम कभी वापस नहीं लेंगे, ना ही इसे कभी वापस लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस दौरान अखंड भारत का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, सीएए कभी वापस नहीं लूंगा। हमारे देश में भारतीय नागरिक सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है और भारत की संप्रभुता का निर्णय है। हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय को भी संदेश अमित शाह द्वारा दिया गया। अमित शाह ने क्या क्या कहा, इसकी ज़रूरत आपको जाननी है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हुए और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी हुए, ये लोग लगातार लोगों को डरा रहे हैं, देश की जनता को डरा रहे हैं और अपनी बातें जो उनके मन में है वो बता रहे हैं कि सीए आने से क्या क्या नुकसान हो जाएगा, कि तुमको खाने को नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसका भी इन्होंने एक तरह से खंडन किया। क्या कहा आइए बताते हैं। सीएए से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। अमित शाह ने आगे कहा कि अखंड भारत का जो हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उन्हें शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि ये कह रहे हैं कि जो हमारा अखंड भारत का पहले हिस्सा था, आप सोचिए, कल्पना करिए कि अभी ये 3 देशों की बात की गई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। भविष्य में म्यांमार, भूटान भी आ सकते हैं, नेपाल भी आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, क्योंकि अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अखंड भारत का जो भी हिस्सा है जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उन्हें शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। जब विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान में 23% सिख और हिंदू थे, ये डाटा दे रहे हैं 1947 का। आज वहां सिर्फ 3.7% बच गए हैं, यानी कि वो जो 3.7% हैं उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ये कानून लाई है कि पाकिस्तान में जो हिंदू बच गए उनको वापस बुला लिया जाए। यहाँ तो वो लोग आए नहीं हैं, ऐसा उनका कहना है कि जो 23% सिख और हिंदू थे वो भारत तो आए नहीं, लेकिन गए कहाँ, यानी कि उनको कन्वर्ट कर दिया गया
या उनको मार दिया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते उन्हें रखा गया। ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या देश की संसद इस पर विचार नहीं करेगी? अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँगा तो 1951 में वहाँ हिंदू आबादी 22% थी, लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक 2011 में हिंदू आबादी घटकर 10% रह गई है। यानी कि जो बात की जा रही है बांग्लादेश की, जहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो लगातार 14-15 सालों से वहाँ पे बनी हुई है, उनके देश में जो हिंदू 22% थे वो अब 10% रह गए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हिंदू कहाँ गए? इन सारी चीज़ों को, अपनी बातों को दमदारी के साथ अमित शाह रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल लगातार वो अपनी बात की जाए कि अपने जो विचार हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार अपने वीडियो जारी करके दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा CAA को एंटी मुस्लिम कानून बताया जा रहा था। कई ऐसी मीडिया एजेंसी हैं, जो विदेशी मीडिया एजेंसी है, वो इस कानून को एंटी मुस्लिम मतलब मुसलमानों के विरोध में बताया जा रहा है। इस पर अमित शाह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कहा कि आप इस कानून को अलग करके नहीं देख सकते हैं। 1947 को धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। उस समय कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि अभी हिंसा चल रही है, आप जहां हैं वहां रह जाइए, बाद में आप जब भी भारत में आएंगे आपका हम स्वागत करेंगे। ये 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय आपको पता है कि बहुत बड़ा दंगा हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, और उसमें हजारों हजार लोग, लाखों लोग मारे गए। कोई आंकड़ा नहीं है, जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। कितने परिवार बिछड़ गए, कितने माँ बच्चे बिछड़ गए, कुछ भी किसी को नहीं पता है, कोई डाटा ही नहीं है। उस समय यही किया गया था कि जो शांति व्यवस्था बना दी जाए और जो जहाँ है वहीं पर रह जाए, बाद में जो आएगा तो उसका हम स्वागत करेंगे, ऐसा उस समय कांग्रेस ने कहा था, क्योंकि उस समय भाजपा तो थी ही नहीं। ठीक है, ये बात सही भी है। भाजपा का गठन तो बाद में हुआ था, आपातकाल के बाद, जब इंदिरा गांधी आपात लगाती हैं, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ये लोग मिलके फिर इस पर काम करते हैं। ठीक है, विपक्ष के आरोपों पर इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा CAA के जरिए नया वोट बैंक बना रही है, ऐसा विपक्ष का दावा है। तो इस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में राजनीतिक फायदा है, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना, जो जम्मू कश्मीर से हटाया गया, हमारे राजनीतिक फायदे के लिए था। हम 1950 से कह रहे थे कि हम अनुच्छेद 370 हटाएंगे। उनका इतिहास है कि वे जो कहते हैं वह करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी भाजपा ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वह पत्थर की लकीर है। PM मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। इस बात से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है। आप 370 जब हटाया जा रहा था, धारा 370, अनुच्छेद 370 कह सकते हैं, अनुच्छेद 370 जब पार्लियामेंट में बातें इस पर हो रही थी, अमित शाह जब थे तो उनके सामने कुछ लोग थे, अधीर रंजन चौधरी थे आई थिंक, या दूसरे कोई थे, हाँ दूसरा कोई था। अधीर रंजन चौधरी तो अब जाके बने हैं। उस समय जो भी वहाँ पे विपक्ष के नेता थे और कांग्रेस थे या अदर पार्टियाँ जो थी इनका विरोध कर रही थी, तो उस समय इन्होंने एक डायलॉग किया था कि POK की बात चल रही थी, इसमें इन्होंने कहा था कि कश्मीर के लिए जान दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद एक और शब्द उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लिए हम जान दे देंगे, POK हमारा हिस्सा है, उसको हम लेकर रहेंगे। तो ये लाइन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि अमित शाह की ये लाइनें याद रखिए, और कभी भी POK पर भारत अपना नज़र गड़ाए हुए है और कभी भी भारत की सेना वहाँ जा सकती है। ये जो हमारे केंद्र में 2 लोग बैठे हुए हैं ना, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं करता है। ठीक है, इनकी गारंटी बड़ी पक्की होती है। यही बात ये कहना चाह रहे हैं। तो जो ये गारंटी कर रहे हैं ना कि PM मोदी की हर गारंटी पूरी होती है, तो क्या आने वाले समय में पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पूरा कश्मीर भारत का हो जाएगा? इस पर आप अपने मन में मंथन कर सकते हैं। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में ही रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते? वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वे विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं। उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए, और शरणार्थी परिवारों से मिला भाई, दिल्ली में ही जाके मिल लो। बहुत से लोग वहाँ पर हैं, वहाँ पे कश्मीर से कश्मीरी पंडित आकर बसे हुए हैं, साथ ही साथ अन्य देशों से लोग आते हैं, तो राजधानी में ही पहले भाग के जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुसलमानों की भी बात अमित शाह के द्वारा की गई है। अमित शाह ने इस पर कहा कि CAA अधिसूचना और उसके प्रावधानों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है, किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है। बड़ी बात उन्होंने कही है कि मुसलमान को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है, किसी के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। यह विशेष अधिनियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये बिना किसी दस्तावेज के आए हैं। जिसके बाद दस्तावेज नहीं है जिनके पास, उनके लिए हम कोई रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन जिनके पास दस्तावेज है वे अमूमन 85% से ज़्यादा हैं। कोई समय सीमा नहीं है, आराम से समय
समय लेकर आवेदन किया जा सकता है। भारत सरकार आपके उपलब्ध समय के अनुसार साक्षात्कार के लिए आपको कॉल करेगी। सरकार आपको दस्तावेज के ऑडिट के लिए बुलाएगी और आमने सामने साक्षात्कार किया जाएगा। वे सभी लोग जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में प्रवेश किया है, उनका यहाँ स्वागत है। ये बड़ी बात कही है इन्होंने। लगभग 70-75 साल के लोगों को, जितने लोग इस बीच में आए हैं, सभी का स्वागत है। और स्पष्ट इन्होंने किया कि मुसलमान भी आवेदन कर सकते हैं, जिसको जैसी ज़रूरत होगी उसको हिसाब से बुलाया जाएगा। और इसमें इन्होंने कहा कि बातचीत तो होगी, यानी कि एक तरह का इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा। राहुल और ओवैसी भी लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, तो उनको भी इन्होंने जवाब दिया है। विपक्षी पार्टियों द्वारा सीएए की अधिसूचना की टाइमिंग पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सारे विपक्षी दल, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, राहुल गांधी हों, ममता बनर्जी हों या केजरीवाल हों, ये लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भाजपा ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सीएए लाएंगे और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। 2019 में ही यह बिल संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया था। कोरोना के कारण थोड़ी देर हुई। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। वे बेनकाब हो चुके हैं और देश की जनता जानना चाहती है कि सीएए से कोई नुकसान नहीं होने वाला है और ये देश की जनता को पता है। मैं 4 साल से कम मैं 41 बार बोल चुका हूं कि सीएए लागू होगा और चुनाव से पहले लागू होगा और मैंने लागू कर दिया, ऐसा अमित शाह कहते हुए। तो ये रहा उनके इंटरव्यू का सार, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि सीएए भैया वापस नहीं होगा, चाहे कितना भी तुम लोग चीखो, चिल्लाओ, रो गाओ, कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी वाली योजना थी और इसको हमने लागू कर दिया है। तो उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि अखंड भारत की बात हो रही है तो भविष्य में कुछ भी हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है और वहीं भाजपा खुद का अपना लक्ष्य 370 रखी है और पूरे एनडीए गठबंधन का 400 पार की हुई है। तो 370 सीटें अगर भाजपा पा जाती है तो संविधान के एक एक धाराओं में ये अपने हिसाब से बदलाव करके जो भी अखंड भारत से संबंधित चीज़ें हैं उनमें क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। पहले ये चुनाव तो जीतें, क्योंकि विपक्ष इस समय पूरा आक्रामक है और लग रहा है कि कुछ खेला कर लेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार अपने जन रैलियों के द्वारा लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। तो बड़ा रोमांचक खेल है इस बार का लोकसभा चुनाव का। अभी हमने पीछे ही इसी वीडियो के जस्ट पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने वन नेशन वन इलेक्शन प्रोग्राम की बात की है, जिसकी जो कोविंद समिति थी या कोविंद कमेटी जिसे आप कह सकते हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को अपना लगभग 18,000 पेजों का दस्तावेज जो है सौंप दिया है और इस पर चर्चा होगी। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो 2029 में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव तीनों एक साथ करवाए जाएंगे और 25 राज्यों के चुनाव 2026 तक करवाए जाने की बात की जा रही है। और जिनके कार्यकाल 2029 से पहले समाप्त हो रहे हैं, उनके जितने भी महीने बचेंगे, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, उतने कार्यकाल को बढ़ाकर 2029 में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अमित शाह की बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वही कहा था पीओके के बारे में कि इसके लिए हम जान दे देंगे। तो क्या अगला नंबर पीओके का ही होने वाला है? जय नमस्कार, भारत माता की जय।